इस वीडियो में आप सीखेंगे ट्रांसलेशन कैसे बनाएं, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। 10 अलग अलग सेंटेंसेस बताने जा रहे हैं जिसके अलग अलग रूल्स होंगे और उसे आप एक एक करके सीखने जा रहे हैं। हर एक सेंटेंस पे बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करना है, बनाना है, ताकि आप बहुत जल्द सीख सकें। बोलना हो या फिर लिखना, आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके लिए सभी स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देना जरूरी है। स्ट्रक्चर से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके सेंस को समझना, ताकि आप अलग अलग तरीके से सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहीं पर देखेंगे कि हम आपके हैं कौन। यहाँ पर रिलेशन के बारे में पूछ रहा है कि हम आपके हैं कौन। अब इसे सोचना पड़ेगा कि भाई हम आपके हैं कौन कैसे बोलें, लेकिन अगर आप ये समझ लेते हैं कि इससे रिलेशन की बात कर रहा है कि भाई हम आपसे किस तरह से रिलेटेड हैं, हम आपके रिलेशन में कौन हैं, और इस तरीके से आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे देखेंगे हम आपके हैं कौन, तो अगर इसे आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सोचिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक एक करके। टोटल 10 सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताएंगे और इस पर आपको भी अभ्यास करना है। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ। हम आपके हैं कौन, तो अगर ऐसा करना हो, रिलेशन के बारे में पूछी जा रही है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे हाउ एम आई रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू यू, हाउ एम आई रिलेटेड टू यू। अब इसे क्या है कि आपने समझ लिया कि रिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं कि हाउ एम आई रिलेटेड टू यू। वह आपका कौन है, हाँ वह आपका कौन है, तो हाउ इज ही रिलेटेड टू यू। वे लोग आपके कौन है, तो हाउ आर दे रिलेटेड टू यू। मतलब ये एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट प्लस ईजरम करके हम लिखें। बस आपको समझ लेना है कि इस तरह के कोई जब भी सेंटेंस आपको हो और उसे ट्रांसलेट करना हो, तो आप क्या करेंगे? हाउ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और रिलेटेड टू यू, और उसके बाद किसके रिलेशन में, तो यहाँ पर जो भी आएगा कि आप उसके कौन हैं, मैं उसका कौन हूँ, वे लोग तुम्हारे कौन हैं, तो वहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रूप में ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है कि आप मेरे कौन हैं, और मान लीजिए आप रिलेशन की बात, रिलेशन से जुड़ा हुआ कोई वर्ड नहीं लिखना चाहते हैं, तो शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? रिलेटेड टू नहीं लिखना है, बल्कि कुछ अलग तरीके से बनाना होगा। होता क्या है कि किसी भी सेंटेंस को आप कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जितना चाहें अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, बस सामने वालों को समझ में आ जाए। तो आप मेरे कौन हैं, हु आर यू टू मी, हु आर यू टू मी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप मेरे कौन हैं, हु आर यू टू मी ऐसे बोल सकते हैं, और वह आपका कौन है तो हु इज इट टू यू बोल सकते हैं। मतलब आप इस पर बहुत सारे सेंटेंस को लिख करके कमांड कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक आधार बता रहा हूं कि आप इससे बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, और करना आपका काम है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि पानी गुनगुना हो गया है। तो सेंटेंस तो आपको याद रखना पड़ेगा, टेंस के बारे में जानना पड़ेगा कि पानी गुनगुना हो गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, पानी गुनगुना हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे द वाटर। टेंस को याद करेंगे कि पानी गुनगुना हो गया है, तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो द वाटर हैज़ टर्न्ड, और ये अक्सर इस तरह का सेंटेंस अक्सर पूछा जाता है। आप देखेंगे द वाटर हैज़ टर्न्ड ल्यूक वार्म। गुनगुना के लिए आप या फिर सुसुम पानी हम लोग यूज़ करते हैं, बोलते हैं सुसुम पानी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम बोलेंगे ल्यूक वार्म। तो चलिए यहाँ पर सेंटेंस को देखते हैं कि वह पास होते होते रह गया, उसका शादी होते होते रह गया, वह जाते जाते रह गया। तो इस कंडीशन में भी नैरोली का यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? वो पास होते होते रह गया, तो हम क्या करेंगे? हम क्या लिख सकते हैं, सो देख लीजिए। हम लिखेंगे ही नैरोली। याद करेंगे क्योंकि बहुत संकीर्ण तरीके से, बहुत हल्के तरीके से, तो ही नैरोली मिस्ड। सिंपल तरीका है, ही नैरोली मिस्ड द पास मार्क्स। ही
ही नैरोली मिस्ड द पास मार्क्स, ही नैरोली मिस्ड द पास मार्क। और मान लीजिए आप कहते हैं कि वह जाते जाते रह गया, वह पटना जाते जाते रह गया, उसकी शादी होते होते रह गए, तो हम क्या करेंगे, ही नैरोली मिस्ड गेटिंग मैरिड, उसकी शादी होते होते रह गए, ही नैरोली मिस्ड गेटिंग मैरिड। थोड़ी सी बात यह है कि अब देखिए शादी होना का गेट मैरिड होता है, शादी करना का भी, तो हम वर्ब को तो ज़रूर याद रखेंगे कि कौन सा वर्ब यूज़ करना है, कैसे करना है, हम उसको याद रखेंगे। अब मान लीजिए हम गेटिंग मैरिड भी करते हैं तो जिरंड के रूप में करते हैं, जैसे यहाँ पर ये नाउन है, पास्ट मार्किंग नाउन है, उसी तरह वर्ब में आईएनजी लगा करके हम उसे नाउन भी बनाते हैं। जैसे इससे पहले आपने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल था फॉलोइंग के रूप में, तो यहाँ पर क्या है कि नाउन के रूप में जिरंड का भी यूज़ कर सकते हैं कि उसका शादी होते होते रह गया, ही नैरोली मिस्ड गेटिंग मैरिड बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, जैसे तुम्हारे सिवा मेरा कौन है, उसके सिवा मेरा कौन है, भगवान के सिवा मेरा कौन है। और इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे हु इज़ माइन, तो पहले हम लिख देते हैं और इसके बाद क्या करेंगे, बिसाइड्स यू, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है, उसके सिवा मेरा कौन है, भगवान के सिवा मेरा कौन है। मतलब इस पर बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ये आपका काम है कि इस पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। क्या करना है, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है और उसके सिवा तुम्हारा कौन है, मेरे सिवा उसका कौन है, मतलब बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं काल्पनिक सेंटेंस की ओर आते हैं। जैसे काश मेरे पास पैसे होते, हम कल्पना कर रहे हैं कि काश मेरे पास पैसे होते, तो इस कंडीशन में आई विश और सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का यूज़ करेंगे। काश मैं ये करता, काश मैं वो करता, तो उस कंडीशन में ऐसा करेंगे। तो काश मेरे पास पैसे होते तो हम क्या करेंगे, आई विश का यूज़ कर देते हैं। आई विश आई हैड मनी, आई हैड मनी, आई विश आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसे होते, काश मैं अमीर होता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। तो आपको जो याद रखना है इस कंडीशन में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू याद रखना है। यहाँ पर आई विश के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। ऐसे इसके डिटेल में तभी जाएंगे जब आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखें कि हैड जो है ये भी वर्ब टू है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का यूज़ करेंगे। कब, जब वर्तमान की बात कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि काश मेरे पास ऐसा होता, तो आई विश के साथ में सब्जेक्ट और प्लस वर्ब टू का यूज़ करेंगे। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कि अंदर से कुर्सी लेके आओ का मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है, किसी को आदेश दे रहे हैं कि जाओ और अंदर से कुर्सी लेके आओ। तो हम क्या करेंगे, अंदर से लाने की बात हम करते हैं, तो हम लिखेंगे ब्रिंग अ चेयर बोल सकते हैं। मान लीजिए हम एक किसी चेयर के बारे में बोल रहे हैं, तो ब्रिंग अ चेयर, जाओ अंदर से कुर्सी ले आओ, तो ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम इनसाइड बोल सकते हैं, फ्रॉम इनसाइड, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम इनसाइड, जाओ अंदर से किताब ले आओ, जाओ अंदर से एक घड़ी ले आओ, जाओ अंदर से एक बैग ले आओ, जाओ अंदर से मेरे लिए एक कुछ भोजन ले आओ। तो इस कंडीशन में ब्रिंग और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और अंदर से के लिए हम फ्रॉम इनसाइड का प्रयोग करेंगे। मतलब स्ट्रक्चर निकाल लेना आपके हाथ में है। तो इस पर बहुत सारे सेंटेंस को फिर बनाइए, जाओ अंदर से ये सामान ले आओ, जाओ अंदर से वो सामान ले आओ, और बहुत सारे सेंटेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। और इस सेंटेंस में देखेंगे कि यह मेरे दिमाग से निकल गया, यह मेरे दिमाग से निकल गया, वह तुम्हारे दिमाग से निकल गया। तो हम कैसे बनाएंगे इसे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम लिखेंगे इट स्लिप्ड। बस इतना याद रखना है कि हम टेंस को याद रखेंगे क्योंकि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का यूज़ करेंगे। तो इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड, आउट ऑफ माई माइंड, यह मेरे दिमाग से निकल गया। तो इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड, सिंपल तरीका है, वो बात तुम्हारे दिमाग से निकल गया, वह बात उसके दिमाग से निकल गया। तो इस तरीके से फिर आप बहुत सारे सेंटेंस को इस पर बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो अब सेंटेंस को देखेंगे कि इसे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो। जैसे आपको कहा था कि आपके सिवा मेरा कौन है, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है, तो उसमें हमने बिसाइड्स का यूज़ किया था, और इसमें एक्सेप्ट का यूज़ कैसे करेंगे सो देख लीजिए। मुझे यहाँ पर है कि इसे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो, तो हम पहले लिखेंगे गिव मी एनीथिंग, गिव मी एनीथिंग, और इसी चीज़ को दिमाग में रखना है कि गिव मी एनीथिंग कैसे, गिव मी एनीथिंग का मतलब है कि मुझे कुछ भी दे दो। और इसे छोड़कर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसे छोड़कर तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट इट,
एक्सेप्ट इट का मतलब है कि इसे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो। हम चाहें तो बिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट इट का मतलब इसे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो, इसे छोड़कर मुझे कुछ भी खिला दो। तो अब बारी है आपसे सवाल की। आज का सवाल क्या है कि वह आपका कौन है, वह आपका कौन है, वह आपका कौन है, मैं आपका कौन हूँ। तो इस तरह से आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिससे मैंने आपको बताया था कि मैं आपका कौन हूँ, लेकिन आज का सवाल है कि वह आपका कौन है। ये अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि वह आपका कौन है। इस अपने इसमें कैसे किसी से पूछेंगे, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, चेक करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम आपको बताते भी हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।